तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने जैसे कल बताया था कि मैं ज्योग्राफी की एक वीडियो भेजूँगा, तो वो वीडियो जो है आप लोगों के पास अब मिल गई है। तो इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो कोई क्वेश्चन होगा आप आराम से ग्रुप में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं ज्योग्राफी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको जो है ज़रूरत क्या क्या है, यानी कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एटलस से, डायग्राम से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। आप घर में जो है मैप लगा सकते हैं, आप जो है डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि जैसे वो इंडिया का मैप है, या जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो उसको पूरा डायग्राम बनाया है आपने, और कहाँ से कहाँ तक जाती है। और मेंस के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बनाना है कि जैसे इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसी तरीके के डायग्राम्स बनाने हैं। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो आप लोग अभी पढ़ते रहेंगे आगे और समझ में आती रहेगी आपको, है ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो इसमें जो है आपको चाहिए एटलस, वो आप ले सकते हैं ओरिएंट लॉन्गमैन की, या फिर स्टडी पब्लिकेशन की इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों, और फिर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की। इनमें से कोई भी एक जो है आप ले सकते हैं। बस आपको ये है कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों का लेना है एटलस। हम बुक लिस्ट की बात करें तो इसमें जो है जीसी लियोंग, या ये जो बुक है ये इंग्लिश में है केवल, इसको आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस, इनके पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, और इंग्लिश में है। हालांकि कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। आगे दूसरी बात ये आती है फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह। इस बुक को पढ़ने के लिए आप लोग, ये बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। अगला है कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बाय डी.आर. खुल्लर। तो ये भी एक बेसिक बुक है। तो अगर आप लोग जैसे शुरुआत के लिए आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप डी.आर. खुल्लर की बुक ले लीजिए। उसके बाद जो है आप सविंद्र सिंह की बुक और जी.सी. लियोंग, इनका इस तरीके से क्रम ले सकते हैं। एटलस आप लोग अभी ले लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। अब हमारा जो स्कीम है वो किस तरीके से ज्योग्राफी लेक्चर्स की, या हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आता है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान। तो इसमें आप लोग जो है पृथ्वी के जो सतह है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, इन सब की चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। अगला है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में आप लोग पढ़ेंगे जैसे जो हमारी जलवायु है, क्लाइमेट है, बारिश, बादल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, सूर्य तप। उसके बाद अगला है समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। इसमें आप पढ़ेंगे समुद्र के बारे में, ठीक है। आगे फिर इंडिया के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे आप, फिजिकल और ह्यूमन या इकोनॉमिक। वर्ल्ड में क्या पढ़ेंगे आप, एशिया, यूरोप, अमेरिकाज और अफ्रीका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर किस किस तरीके के जो है एथनिक या किस किस तरीके के लोग रहते हैं, ये वगैरह वगैरह ये सब पढ़ेंगे। आगे फिर हम अब शुरू करते हैं मीनिंग एंड स्पान ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का अर्थ तथा विस्तार। तो इसमें जो है आप लोग देखिए, तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें जो है लिखा है कि जियो यानी अर्थ और ग्राफी यानी स्टडी, इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ अर्थ, वही हिंदी में है। भू यानी पृथ्वी, और ग्राफी मतलब अध्ययन, इसका मतलब है कि पृथ्वी का अध्ययन। फिर अगली बात क्या है, ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये हिंदी में दिया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब हम बात करते हैं 2 पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी की। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है भू आकृतियाँ यानी लैंड फॉर्म्स, जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी की सतह पर जो भी संरचनाएँ या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, घर वगैरह की बात नहीं, ये पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब माउंटेन, प्लेट्यू, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में, और अब एक नया चीज़ जुड़ी है इसमें बायोस्फीयर के बारे में, जो कि हमें पढ़ना पड़ता है। फिर आगे हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम हैबिटेशन, यानी कि जो वास स्थान है, जैसे जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं, जिस तरीके के वो चाहिए हमको क्या बोलते हैं, कंडीशंस। उसके बाद अगला है पॉपुलेशन, आबादी, फिर है कृषि, फिर उद्योग, संसाधन। आगे हम बढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के मूल तत्व शुरू करते हैं। तो
इसमें जो है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल हम पढ़ेंगे, अगला लैटिट्यूड, अगला लॉन्गिट्यूड, फिर सीजन्स ऑन अर्थ, और उसके बाद जो है टाइम जोन्स। अब शुरू करते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल और ग्रह। तो इसमें जो है यह है कि आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, यानी कि हमारे उसमें जो है सूर्य है, 8 ग्रह हैं और एक जो है बौना ग्रह है यानी प्लूटो, और कई प्राकृतिक उपग्रह शामिल हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं प्लूटो वाज डिमोटेड टू ड्वार्फ प्लैनेट, यानी प्लूटो को जो है ये जो 26th अंतर्राष्ट्रीय कोवोलेशन की बैठक थी उसमें जो है उसको प्लूटो को बौना ग्रह जो है बताया गया है। उसके बाद फिर अगला है केवल सूर्य जो है उसके पास अपनी लाइट है और वो जो है अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार है। तो यानी अर्थ जो है वो स्टार नहीं है, ग्रह है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। फिर हम ये जो है स्ट्रक्चर है कि भाई सन के पास पहले कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, और ये जो बीच बीच में नीचे लिखा है मैसेंजर, क्यूरोसिटी, जैसे ये जो लिखा है मैसेंजर, क्यूरोसिटी, वाइकिंग, ये सब जो है वो हैं क्या कहते हैं जो अलग अलग जो हैं वो भेजे गए हैं ना इन तक, जैसे विभिन्न प्रकार की या अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने इन तक रिसर्च वो भेजे हैं अपने स्पेस क्राफ्ट्स। ठीक है, वो हम लेकिन उसमें पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे अलग से। अब उसके बाद अगला है कुछ फैक्ट्स। तो इसमें फैक्ट है कि भाई साइज़ वाइज अगर हम बात करें कि अगर 8 जो हमारे वो हैं सेट वो उपग्रह प्लैनेट्स, उनको अगर हम सेट करें तो वही सबसे पहले इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। सबसे छोटा कौन है? मरकरी। और सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। सीक्वेंस आपको याद रखना है, कभी कभी सीधा ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब उसके बाद बात आती है इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो इनको जो है वो कौन से होते हैं? जो स्मॉलर साइज में हो और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, छोटे और अधिक घनत्व वाले ग्रह जैसे अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। अब उसके बाद बात आती है जोवियान की। तो जोवियान जो होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो जोवियान या आउटर प्लैनेट, देखिए जोवियान के लिए यहाँ लिखा है कि भाई जोवियान प्लैनेट क्या होते हैं? आर मोर लाइक द सन देन लाइक द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी कि जोवियन ग्रह जो हैं वो पार्थिव ग्रहों की तुलना में सूर्य की तरह अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर जो है गैसियस होता है, मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसीलिए इनको जो है जोवियन ग्रह कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बात आती है जोवियन ग्रह जो है ये हमने पढ़ लिया, और कौन कौन से होते हैं? जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है और यूरेनस है। अब उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। अगर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के हिसाब से जो है जुपिटर के 63 सैटेलाइट्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा जुपिटर के हैं। फिर सेकंड नंबर पे है सैटर्न के, यूरेनस के, नेपच्यून के, फिर मार्स के, अर्थ का एक ही है मून। ठीक है, तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि भाई जैसे मून ऑफ जुपिटर कितने हैं, तो यानी कि 63 ये सब दिया गया है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, यानी जो उनका रिवोल्यूशन है, यानी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं। हिंदी मीडियम वाले खासतौर से ध्यान रखेंगे कि परिभ्रमण याद रखने की बजाय याद रखेंगे रिवोल्यूशन और रोटेशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर काटना, और रिवोल्यूशन और रोटेशन का मतलब होता है अपनी जगह पर ही घूमते रहना, जैसे लट्टू। तो लट्टू जो है वो करता है रोटेशन, रिवोल्यूशन करता है जैसे किसी चीज़ के चारों तरफ आप चक्कर काट रहे हो तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, जैसे यानी कि जैसे कोई एक चीज़ है इसके चारों तरफ अगर चक्कर काट रहा है तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, और रोटेशन का मतलब होता है एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहना। अब बात आती है कि भाई अब जो है हमने देखा कि भाई एक मिनट, अब ये यहाँ तो इसके बाद जो है एस्टेरॉयड।
एस्टेरॉइड सॉरी, तो जो इनका परिक्रमण काल है या परिक्रमण की जो समय अवधि है उसके अनुसार जो है सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है? नेपच्यून। उसके बाद जो है यूरेनस, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर अर्थ। अर्थ के लिए जैसे कहा जाता है भाई कितने दिन में चक्कर काटती है? 365 दिन में, है ना। और मरकरी जो है वो 88 डेज में चक्कर काटता है। अब हम आगे बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। तो देखिए एस्टेरॉइड्स की बात, हम एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड्स जो होते हैं अ बेल्ट ऑफ माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने वाले छोटे छोटे ग्रहों की एक बेल्ट है, उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। उसके बाद फिर अगला है ऑल प्लैनेट रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट अराउंड द सन, यानी कि जो सूर्य के चक्कर चारों तरफ काटते हैं तो कैसे घूमते हैं? ईस्ट से चल के वेस्ट की ओर जाते हैं। लेकिन कौन कौन से? यूरेनस और वीनस, यानी यूरेनस और शुक्र को छोड़कर जो है बाकी सभी ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटते हैं। ये ग्रह जो हैं उल्टे चलते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये यूरेनस और शुक्र ये ग्रह जो हैं इसकी बजाय अपोजिट चलते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। अब अगली बात आती है यूरेनस। तो यूरेनस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो भाई मैक्सिमम इंक्लिनेशन है उसका, यानी कि उसका जो झुकाव है वो है 98 डिग्री टूवर्ड द सन। इसीलिए इसको जो है बोला जाता है लेटा हुआ। ठीक है, यानी कि इट इज़ नोन एज लॉपसाइडेड प्लैनेट, यानी लेटा हुआ वो ग्रह भी, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, अगला है अर्थ। अर्थ का इंक्लिनेशन जो है वो कितना है? 23.5 डिग्री। वो भी आप पढ़ेंगे कि भाई 23.5 डिग्री क्या है, कैसे है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते होंगे अर्थ की शेप जो है सीधे सीधी नहीं है, वो थोड़ी टिल्टेड है। आप ग्लोब वगैरह देखा होगा आपने जैसे बचपन में, तो उसमें आप देखते होंगे कि टेढ़ा थोड़ा बनी है अर्थ, वही है कि भाई इतना इंक्लिनेशन है। और इसी तरह का इंक्लिनेशन यूरेनस का क्या है? वो तो पूरा पूरा ही झुका है। उसके बाद है इसी जो है अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर वाटर है। उसके बाद मरकरी की बात करते हैं। मरकरी में जो है कोई इंक्लिनेशन नहीं है, यानी कि वो कोई बिल्कुल भी झुकाव के साथ नहीं है। अब बात आती है वीनस की। वीनस जो है वो सबसे अधिक गर्म ग्रह है, यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट। और इसके बारे में क्या बात आती है? ड्यू टू, क्यों है ऐसा? जबकि सबसे पास तो कौन है? मरकरी। लेकिन मरकरी पर क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, बुध पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, इसलिए जो है वीनस जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह है। और क्या है इसकी खासियत? पृथ्वी का जुड़वा है, यानी कि सेम स्ट्रक्चर में, आकार में और द्रव्यमान में और घनत्व में पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिस्टर ऑफ अर्थ। अब उसके बाद अगला है मार्स। मार्स जो है कहा जाता है कि भाई रेड प्लैनेट है। क्यों रेड है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड है वहाँ पर। आयरन ऑक्साइड की जो डस्ट है इसीलिए जो है वो रेड कलर का दिखता है। और इसका नाम जो है रोमन देवता जो हैं उनके इस नाम के, जो रोमन युद्ध के देवता हैं, यानी कि रोमन गॉड ऑफ वॉर, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया मार्स। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो है कुछ मतलब जीवन वगैरह हो सकता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अगली जुपिटर की। तो जुपिटर को जो है डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्लैनेट बाय अ सर्कुलर लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये जो है गोलाकार प्रकाश और अंधेरे बैंड के द्वारा अन्य ग्रहों से विशिष्ट है। यानी कि इसके ऊपर जो है जैसे आप देखते होंगे कि जैसे हेलियो इफेक्ट कह सकते हैं आप, उस तरीके का रहता है इसके ऊपर। यानी कि जैसे भगवान की चारों तरफ नहीं होता वो आभा मंडल, उस तरीके का रहता है इसके। अगली बात करते हैं सैटर्न। तो सैटर्न में जो है यानी शनि, इसमें जो है प्लैनेट विद 3 रिंग्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ जो है 3 छल्ले हैं और वो किस चीज़ के हैं? वो डेब्रिश के, यानी कि मलबे वगैरह के हैं। वो चारों तरफ इसके चक्कर काटते रहते हैं वलय। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो आपने अभी शुरू में मैंने दिखाई थी, जैसे आप देखें तो पिक्चर जो है यहाँ पर देखें सैटर्न की चारों तरफ एक ये है ना, इस तरीके से बना हुआ है। ये है सैटर्न। तो इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है,
अब बात करते हैं सेरस। तो सेरस क्या है? ये जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यानी कि एक लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है, और एक क्या है, प्रोटो प्लैनेट है। तो प्रोटो प्लैनेट क्या होते हैं? यानी कि पुराने ग्रह, यानी कि जब स्टार बन रहे थे तब जो है ये बना होगा। और स्टार कैसे बने थे? नेबुला गैस, जो मतलब जो गैस का एक गोला था नेबुला, वो जब आपस में डेंस हुआ, कंडेंस हुआ, धीरे धीरे जो इकट्ठा हुआ, उसके बाद फिर वहाँ पर जो है तारे का निर्माण होता है, जो कि आपने कल पढ़ा था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी बौना ग्रह है, इसको कह सकते हैं बौना ग्रह। अभी नई खोज है ये, हाल फिलहाल की। आगे बढ़ते हैं। मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड क्या होते हैं? मेटेरॉइड जो है एक तरह से जैसे अंतरिक्ष से कोई छोटे मोटे चट्टान के टुकड़े उकड़े जो हैं जो गिरते रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मेटेरॉइड्स। और इनको कहा गया है कि इनका जो व्यास है, यानी कि इनका जो रेडियस है, डायमीटर जो है वो 10 मीटर तक का होता है। तो और 10 मीटर डायमीटर से ज़्यादा के जो होते हैं उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, यानी उनको जो है क्षुद्र ग्रह बोल देंगे अगर उनका जो रेडियस है या डायमीटर जो है ना, अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो उनके क्या बोल दिया जाएगा? क्षुद्र ग्रह। अब उसके बाद बात आती है अगली कि भाई मिटियोर क्या होता है? तो जब मेटेरॉइड यानी उल्का पिंड जो है, जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तब जो है वो जल पड़ते हैं, और जलने के बाद जो है वो एक तरह से शूटिंग स्टार जैसे दिखते हैं, जैसे विश वगैरह मांगते हैं ना लोग, वो उस तरीके से दिखते हैं, और उसी को बोलते हैं मीटियोर, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड जो है जब पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उल्का के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको जो है आप मानेंगे उल्का पिंड की जगह उल्का पढ़ेंगे, है ना, हिंदी में। आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद बात आती है फायरबॉल। फायरबॉल क्या है? एक तरह से बहुत ही ब्राइटर मिटेवर है, जैसे कि वीनस से भी ज़्यादा ब्राइटर। वीनस को एक्चुअली ब्राइटर जो है वो बोला जाता है प्लैनेट। ठीक है, ये आपने कभी सुना ही होगा। उसके बाद जो है वह अगला है बोलॉइड। बोलॉइड जो है वो क्या है? जब फायरबॉल जो है फट जाती है एटमॉस्फेयर में आके, तब जो है वो बोलॉइड बन जाते हैं। अब कुछ टर्म्स जैसे आप पढ़ ही रहे हैं उनमें है, जैसे कॉमेट है। कॉमेट क्या होता है? ये जो है एक छोटा सा खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, जो मुख्य रूप से बर्फ़, चट्टान और धूल वगैरह से बना होता है। ठीक है, तो ये जैसे बर्फ़ वगैरह जब पिघल जाती है, जब सूर्य के पास जाता है ये, तो बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है और गैस बन जाती है, और वो गैस जो है चमकने लगती है, और इसी वजह से इसको जो है पूँछ जैसी बन जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा पुच्छल तारा या कुछ इस तरीके से सुना होगा, तो वो क्या होते हैं? कॉमेट, धूमकेतु। और सबसे पॉपुलर एक धूमकेतु कौन सा है? हेलीज कॉमेट। तो हेली कॉमेट जो है एक सबसे पॉपुलर जो है कॉमेट है, जिसके बारे में आप देखते होंगे कि भाई ये जो है 75 साल में एक बार लौटता है। तो यानी कोई भी आदमी अपने जीवन काल में केवल एक ही हेली धूमकेतु देख सकता है। एक जनरल एक बात है, कभी कभी नहीं देख सकते भाई, कोई कोई जो है बेचारा मिस कर गया, जैसे भाई मैंने तो आज तक देखा नहीं, पता नहीं देख भी पाएंगे कि नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे जो है सूर्य, अब हम पढ़ते हैं सन। तो सन के स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, इसको जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम।